हाँ, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा ये बिल्कुल प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से करना है और एक सेकंड भी स्किप नहीं होना चाहिए आपका। बिल्कुल मैं कहता हूं कि बिल्कुल प्रॉपर नज़र मेरे ऊपर रहनी चाहिए और मैं क्या कराने जा रहा हूं वो बिल्कुल मेरे साथ के साथ। और आज आपको ये प्रॉमिस करना है कि ये जो वीडियो आ रहा है छोटा सा, इसको अभी का भी याद करना है, तुरंत 1 घंटे बाद फिर वीडियो आएगा उसको भी याद करना है। दोनों वीडियो आज याद करना है, 2 कल करना है, तब जाके इस ड्रेनेज सिस्टम को इस अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसके अंदर अगर ज्योग्राफी हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। हर कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। अब तो पढ़ोगे आप, और जब रिटन एग्जाम दोगे तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बहुत बड़ा है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया, मुश्किल मान रखा है, लेकिन मुश्किल है नहीं। बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स है, आपको हंसी भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा। इतनी बिल्कुल अपनी ऑनवर्ड्स के अंदर ट्रिक्स बना रखी है, उस ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि पता ही नहीं चलेगा 15-15, 16-16 रिवर्स नदियाँ आपने याद कर ली। ठीक है, तो देखो हाँ, अपने जब पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर या पिछले से पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। और भारत के अपवाह तंत्र को बेसिकली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने 2 पोर्शन में बांटा था, एक तो पेनिनसुलर और एक हिमालय। यानी कि एक तो हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और एक था पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये 2 पढ़े थे। आज अपन किसकी बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे हिमालय की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमालय अपवाह तंत्र। मेरे साथ के साथ आपको नोट भी कर सकते हो, लेकिन पहले समझ लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ये अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत खास। इतने सारी रिवर्स है, कुछ रिवर्स मैंने मेरे नोट्स वाले मतलब जो बड़ी लेवल की तैयारी करते हैं सब कुछ इसमें जोड़ दिए, आपको सारी करनी है, न कि सिर्फ एनसीईआरटी, सब लेना है साथ में। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इसके अंदर ध्यान रखना, इसको अपने 3 भागों में बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सिंधु अपवाह तंत्र, एक एक चीज को समझना है, यानी कि इंडस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडस ड्रेनेज। ठीक है, सिस्टम। नंबर 2 यहाँ ले लेते हैं, नंबर 2 गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। और नंबर 3 हो गया अपना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। ये 3 मेजर टॉपिक है। ठीक है, ऐसा मानो कि जो हमारा हिमालय अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो 3 तरह की बड़ी नदियों से बना है। ये तीनों की तीनों क्या है? बहुत बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत बड़ा तंत्र है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक एक की नस चेक कराऊंगा आपको, और इतनी प्यारी ट्रिक्स जो न तो इतनी मेहनत डीपली कोई गया होगा, ऊपर ऊपर से बता के चले जाते हैं, लेकिन मैं जो बात बताऊंगा उस पर बड़ा फोकस रखना है। इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इंडस ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु अपवाह तंत्र। इसके अंदर 2 बातें हैं, क्या कि एक तो हैं दाएं हाथ की नदियां। ठीक है, दाएं का मतलब राइट साइड से जो नदी आती है। एक छोटी सी बात सिखाता हूं कि जैसे इधर से नदी आ रही है, इधर से रिवर आ रही है, तो अगर इधर से आ रही है ना तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, मतलब वो दायां और ये हो गया बायां। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर रिवर्स नदी इधर से आ रही है ना तो ये राइट यानी कि ये दायां हो जाएगा और ये लेफ्ट यानी कि बायां हो जाएगा। समझ में आ गई? वो डिपेंड करता है कि नदी निकल कहाँ से रही है। ठीक है, ये चीज़ आप सीख गए। और एक छोटी सी बात थोड़ा सा साइड में लिख लो कि मैंने अगर जो ये सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ा है तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज करवा दूँ आपको। थोड़े सा फैक्ट है इसके अंदर, थोड़े फैक्ट लिख लो इसके अंदर। एक बात तो ये फैक्ट ये है कि ये नदी निकलती कहाँ से है, ये रिवर का उद्गम कहाँ से, ओरिजिन। तो मैं फैक्ट लिख रहा हूँ नंबर 1 फर्स्ट, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उद्गम, उद्गम का मतलब निकलना, नदी निकल कहाँ से रही है। तो ये निकलती है तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है बोखरचू, बोखरचू एक ग्लेशियर है जो कैलाश पर्वत के अंदर आता है। पूरी बात लिख देता हूँ, आराम से उतारो नोट्स ऐसे कैसे। कैलाश पर्वत श्रेणी, ध्यान से समझना ना। कैलाश पर्वत श्रेणी एक, यानी कि
कैलाश माउंटेन रेंज, कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर एक है, आप लिख सकते हो इन द कैलाश माउंटेन रेंज, यानी कैलाश पर्वत श्रेणी में एक बोखरचू ग्लेशियर है। बोखरचू, ध्यान से लिखना, बोखर है, बोखरचू, ठीक है। क्या नाम है? बोखरचू। बोखरचू एक ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से इन द कैलाश माउंटेन रेंज बोखरचू ग्लेशियर, यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद से, हिंदी में बोलते हैं हिमनद, यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम है, ओरिजिन है। शुरुआत कहाँ से होती है? तिब्बत से। अच्छा, ये देश लिख देना आगे, तिब्बत है ये, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। बहुत बड़ी चीज़ सीख गए, कहाँ से निकली? तिब्बत से। कौन से ग्लेशियर से? ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ का बना होता है, वो मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है, बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलता है, ठीक है, ओके। अब मैं इसके बाद में बात करता हूँ, ओरिजिन हो चुका भारत में, भारत के अंदर आ जाएगा। तो अब इसके बारे में एक बात बताता हूँ, इसकी टोटल लंबाई या फिर टोटल कवरिंग लिखते हैं अपन एक बार, एरिया, टोटल कवरिंग एरिया, यानी कि कुल इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब ये कितनी जगह कवर करती है टोटल, यहाँ से शुरू होती है और अरब सागर में जाके गिरती है, तिब्बत से होती हुई, भारत से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर के अंदर जाके गिरती है, ठीक है। तो टोटल कवरिंग एरिया इसका 11,65,000, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, वर्ल्ड का नंबर 1 जो नदी तंत्र है, अपवा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम है, वो है ये। तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना, स्क्वायर किलोमीटर आपके इसका एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर, 11,65,000, बहुत बड़ा एरिया है ये। अब बात है, आप सोचेंगे 11,65,000 तो इसका टोटल है, तो भारत तो में तो थोड़ी सी चलती होगी ना, बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन यही एरिया अगर मैं इंडिया की बात करूं, इन इंडिया यानी कि भारत में, तो भारत के अंदर ये 11,65,000 नहीं है, भारत के अंदर 3,21,289 289 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का मतलब है स्क्वायर किलोमीटर, 3,21,289 289 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर बहती है। इसमें से इतना तो मतलब काफ़ी रोल है अपने यहाँ पर भी, ठीक है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है, मैं हर चीज़ आपको बताता रहूँगा कि तिब्बत के अंदर जब ये चलती है ना, देखो तिब्बत के अंदर चलती है तो आप सोचते होंगे सब जगह नाम सिंधु ही है क्या इसका, या इंडस ही है क्या? सिंधु या इंडस इसका नाम नहीं है। जब ये तिब्बत में चलती है ना, तो इसका नाम है सिंगी खम्बान, ध्यान रखना, तिब्बत के अंदर इसका क्या नाम है? सिंगी खम्बान है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, वैसे सही है, सिंगी खम्बान, तिब्बत के अंदर इसका नाम सिंगी खम्बान है। और जैसे ही ये भारत के अंदर आती है, ठीक है, तो भारत के अंदर प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है सिंधु। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, अभी आज मेरा मकसद इसके बारे में डिटेल्स जानना नहीं, आज मेरा मकसद है ट्रिक सिखाना, इसका एक पूरा चार्ट बनाऊंगा नदियों का। लेकिन जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो और बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, ये थोड़ा लेवल की बातें हैं। तो कैलाश पर्वत में बोखरचू हिमनद से निकलती है, बोखरचू हो गया, तिब्बत के अंदर है, ये पड़ता है, और तिब्बत के अंदर इसका नाम है सिंगी खम्बान, और इसका टोटल एरिया इतना भारत के अंदर, और भारत के अंदर इसका नाम सिंधु हो जाता है। और एक चीज़ और फैक्ट, इसका नया फैक्ट है, वो भी इधर से यहीं से लिख लेना, इसके बाद का फैक्ट है, वो है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ यानी कि कुल लंबाई इस नदी की, ठीक है। तो कुल लंबाई है इसकी 2,880 किलोमीटर, बहुत बड़ी है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राउंड फिगर में 3,000 भी लिखी रहती है, तो 3,000 भी सही है, सॉरी 2,900 भी लिखी रहती है, 2,900, ठीक है। अगर 2,900 भी लिखी हुई है ना, तो वो भी सही मानी जाती है, गलत नहीं होती वो, ठीक है, कभी कभी अप्रोक्स मानी जाती है। तो 2,900 किलोमीटर भी सही है। वैसे एक्चुअल में एक्यूरेट जो एनसीईआरटी ने दे रखा हुआ है 2,880 किलोमीटर, क्योंकि एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक होती है, वो सही आंसर होता है। तो 2,880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर पूरा एरिया ही भारत में नहीं है तो टोटल लंबाई भी तो भारत में नहीं होगी, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये तो है कुल एरिया, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया, तो पूरी भारत के अंदर थोड़ी ना चलती है ये, भारत के अंदर 1114, ठीक है, 1,114 किलोमीटर भारत के अंदर लेंथ है इसकी। ये तो टोटल लंबाई है इस पूरी नदी की, यहाँ तिब्बत से लेकर अरब सागर में जब तक गिरती है तब तक, अरबियन सी में जाके गिरती है तब तक, लेकिन भारत के अंदर ये चलती है 1,114 किलोमीटर।
1114 किलोमीटर मान लो, ठीक है। ये भारत के अंदर है। इस तरीके से ये तो हो गए मोटा मोटी थोड़े फैक्ट, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा। अच्छा, ये भारत में कहाँ से एंटर करती है वो भी लिखा देता हूँ। एंट्री है ना, एंट्री किसकी, प्रवेश, किस में प्रवेश, इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रवेश। भारत में प्रवेश करती है दमचौक नाम की जगह से, दमचौक, ठीक है। वैसे तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में आपको, लेकिन दमचौक नाम की जगह से, वैसे इसको पूरा मैप बनाऊंगा, मैप के अंदर दिखाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। आज तो अपन फैक्ट सीख रहे हैं, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत खास है, इसको रटना है समझते हुए आज का आज, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस एक ऐसी हालत ला दूंगा कि जिंदगी में कोई सा भी एग्जाम देना, इन वीडियो को देख के चल जाना, कोई बुक की जरूरत नहीं, सब इसमें से आएगा, बस आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये दमचौक नामक स्थान, ये कुछ 4-5 फैक्ट मैंने आपको बताया। ये दोनों नहीं पढ़ रहे हैं अपन अभी, ये आज पढ़ रहे हैं अपन सिंधु अपवाह तंत्र, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। अब मैं आता हूँ जो दाएं हाथ बाएं हाथ की बात लिखी थी ना, ये दाएं हाथ बाएं हाथ वाली, कि इसके दाएं हाथ में कौन सी नदियाँ चलती है, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो इसकी सहायक नदी है, और वहाँ से ढेरों क्वेश्चन आते हैं। और लेफ्ट साइड में कौन सी चलती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि कोई 4 ऑप्शन रहते हैं और ये पूछता है कि इनमें से कौन सी सिंधु की दाएं हाथ की नदी, दाएं हाथ की सहायक नदी है, इसमें से कौन सी सिंधु की बाएं हाथ की सहायक नदी है, मतलब लेफ्ट हैंड की कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करो, मैं अब कराता हूँ आपको ट्रिक। हाँ, अब सीखना आप ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने सारे रिवर्स एक साथ आपने याद कर ली, पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और इस मेहनत का आपको फ़ायदा ज़रूर लेना है, ठीक है। तो वो मेहनत ये है, आज अपन पढ़ रहे हैं सिंधु उपत्यका तंत्र, यानी कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम। और मैंने कहा था इसमें 2 नदियाँ हैं, कि जैसे ये ऐसे तिब्बत से निकलती इधर को आती है, तो एक तो राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, है ना। और बिल्कुल एग्जाम अलग अलग पूछी जाएगी आपके लेवल पर भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो इसके अंदर अपन 2 बातें करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे दाएं तरफ की जो नदियाँ आती है, ठीक है, दाएं हाथ की नदियाँ ही बोलते हैं इसको, लेकिन अपने शॉर्ट में लिख लेते हैं राइट, जो राइट साइड में आती है, ठीक है। दाईं तरफ से कौन कौन सी रिवर इसकी चलती है, उसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बनाई है, कि अपन जैसे जो हमारे अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, उसको अपन काका ही बोलते हैं, काका या काकू कुछ ही बोल देते हैं शॉर्ट में। तो थोड़ा तक समझना पड़ेगा कि काकू, थोड़ा राजस्थानी मैंने टच किया है, थोड़ा हरियाणवी हो सकता है, कि काकू ने तो दाएं हाथ से गिसवाबा को शोक हुगो। थोड़ा सा राजस्थानी जरूर टच है, हालांकि अपने पास स्टूडेंट झारखंड के भी हैं, एमपी के भी हैं, खूब सारे कमेंट आते हैं अलग अलग स्टेट से, क्योंकि एनसीईआरटी तो भारत के अंदर सब जगह चलती है। लेकिन वो कोशिश करना, इसका मेन मीनिंग ये है, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो, चाचू मतलब काकू ने तो आजकल या फिर चाचू ने तो दाएं हाथ से घिसवाबा का मतलब घिसने का, जैसे कोई चीज़ होगी, जैसे ये कोई चीज़ इसको घिसवाना है, तो काकू जो है वो राइट हाथ से इसी से घिसवाते हैं, मतलब दाएं हाथ से घिसवाते हैं। तो दाएं हाथ से घिसवाबा को शौक का मतलब, उनको शौक है, वो तो जानते होंगे शौक, हो गया मतलब हुगो मतलब हो गया, ठीक है। तो राजस्थानी वाले बच्चे समझ रहे हैं, बाकी आप भी समझ जाओगे। अब हर एक शब्द से नदी बनेगी, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इस का से है काबुल, बहुत इजीली समझना, काबुल, ठीक है, ये तो होगी काबुल। कु से है कुर्रम, देखो एक्चुअल में कुर्रम है, हिंदी में खुर्रम लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो थोड़ी मिस्टेक है, एक्चुअल में तो इसकी स्पेलिंग ये है कुर्रम, लेकिन कहीं कहीं पर खुर्रम भी लिखा हुआ आ जाता है, एक्चुअल में ये कुर्रम है, ठीक है। और न से हो जाएगा अपना नुब्रा। अब नुब्रा भी कभी तो ऐसा लिखा आता है, कभी ऐसा लिखा रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो स्पेलिंग इंग्लिश की देख लिया करो, वो नुब्रा है। काकू ने, और ते से हो जाएगा तोची, थोड़ा मैंने फिर स्पेस रखना है थोड़ा सा, तोची, TOCHI, ठीक, तोची। दाएं हाथ से, अब देखो मैंने क्या करा है, मेरी ट्रिक की एक खास बात होगी, हालत क्या होती है बताऊं, लोग ट्रिक बना लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं ये ट्रिक लेफ्ट हैंड वाली है राइट हैंड वाली है, इसलिए मैंने दाएं हाथ यूज किया ताकि ये ट्रिक में पता चल जाए कि ये ट्रिक किस वाली है, दाएं हाथ की, ठीक है। तो ये राइट हैंड की नदियाँ, दाएं हाथ का मतलब दाएं हाथ की नदियाँ हैं, वो तो चलो इसकी तो अपने हेल्प के लिए करा है। इस गी का मतलब है गिलकिट, गिलकित भी लिखते हैं हिंदी में, गिलकित या गिलकिट एक ही बात है, टैचो बोलो चाहे तय बोलो, दोनों ही नाम सही है, ठीक है। तो गिलकिट या गिलकित एक ही बात है, दोनों सही है। स्पेलिंग हो जाएगी इंग्लिश में GILKIT,
गिलगिट। से से दो मीनिंग है, यहाँ पर भी से इस वाला से रह गया ना ये, देखो हाँ दाएं हाथ से, यहाँ पर भी इस से का ही मतलब है, यहाँ दाएं हाथ को रख देते हैं, इस से दो नदियाँ निकल रही है, ठीक है, दोनों बता देता हूँ। इस से भी एक नदी निकलेगी, उसका नाम है संबर। तो इसको ऐसा लिखना, मैंने थोड़ा हरियाणवी टच की बात की थी ना, वो ऐसा है कि काकू ने तो दाएं हाथ से, ठीक है, गिस्वा बागो, तो से का मतलब संगर, संगर, ठीक है, संगर। बहुत बड़ी चीज़ है ये, नदियाँ एक भी याद नहीं रहती है, वरना कुछ चीज़ें मैंने कहा ना मेरे नोट्स ऐड किए, तो आपको ये पूरा टॉप लेवल है, कुछ एनसीईआरटी वाले तो है ही हैं, प्लस टॉप लेवल की सारी वो भी है। तो गी से गिलगिट, से अब यहाँ से संगर ले लिया, तो यहाँ है स्वाद, एक ही बात है, इस से संगर ले लो, इससे स्वाद ले लो, वो एक ही बात है, तो ये हो जाएगी स्वाद। फिर वाबा, वाबा है ना, देखो गिस्वाबा का मतलब घिसने का, वो तो इतना तो कॉमन सेंस हो गया। वाबा से मतलब है विबोवा, विबोवा, विबोआ, BOA, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, को साइलेंट है बस, बाकी सबसे मीनिंग निकल रहा है। शोक, शोक तो खुद ही नाम है, यही रिवर है, रिवर नदी का नाम भी शोक ही है, SHYOK, शोक। हुस से है हुंजा, हुंजा, ठीक है, HUNZ, हुंजा। और गो से है गोमल, गोमल। अब बताओ, सोच भी सकते हो कि एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक में, देखो ट्रिकें बहुत बनती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मैं ट्रिक पर थोड़ा रिसर्च करके अपनी बनाता हूँ कि अपन को ऐसी ट्रिक बनाई जो अपन नॉर्मली अपन शब्द यूज़ करते हैं बिल्कुल यहीं के शब्दों में, ताकि वो कभी ज़िंदगी में भूले नहीं। वरना ट्रिकें एक साथ जब पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, पूरे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, तो ट्रिकें हो जाएगी, फिर ट्रिकें याद नहीं रहती कौन सी ट्रिक थी। इसलिए ऐसी भी कुछ होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग भी हो, जो इजीली याद हो जाए। तो इससे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिवर आपने याद कर लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, हंसते हंसते याद हो जाएगी, ठीक है। ये है राइट हैंड, मतलब इस सिंधु के जो दाईं तरफ चलती है वो नदियाँ। अब मैं बात करता हूँ इसके लेफ्ट साइड में जो चलती है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब देखो यहाँ पर अपने ट्रिक में दाएं हाथ लिख दिया, राइट हैंड लिख दिया, तो अब लेफ्ट हैंड की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच गई वो लेफ्ट हैंड की है। ये है तरीका, ठीक है। फिर भी अपन हेडिंग तो लिख देते हैं लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जो दाईं तरफ से आती है। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, देखो इन नदियों का तो सिर्फ नाम याद करना है, एग्जाम में भी सिर्फ नाम ही पूछा जाता है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड के अंदर एक है पंचनद। थोड़ा मैं अलग से बात करता हूँ, फिर ट्रिक पर आऊँगा वापस। पंचनद, पूरी बात को ध्यान से समझना, पंचनदी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पंचनदी बोला जाता है। ये पंचनद का मतलब है पंजाब के अंदर 5 नदियों का तंत्र है ये, ठीक है। पंजाब से निकलता है 5 नदियों का तंत्र, 5 नदियाँ का तंत्र का मतलब एक साथ 5 रिवर निकलती है, पंचनद। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बनाई है, सवा चिराजे। और एक बात फिर सुन लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से पूछता है कि कौन सा एग्जाम्पल पंचनद का है, इनमें से कौन सी नदी पंचनद की है, मतलब 5 नदियों में से कोई एक नदी का नाम आएगा। तो सवा चिराजे, आप सोच रहे होंगे ये क्या सवा चिराजे को ट्रिक हुई क्या? हाँ वही, अगर सोचोगे तो, कि जैसे आप मार्केट में गए, सब्जी लाने गई मतलब, तो वहाँ से वाटरमेलन आपने लेने की कोशिश की, तरबूज लेने की कोशिश की, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा कि तरबूज बहुत बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा मत लाना, कुछ सवा चिराजे मतलब सवा ले आना, 1.25 किलो का ले आना, 2.25 किलो का ले आना, लेकिन सवा चिराना, क्योंकि बड़ा ज़्यादा उसको चिरा के लाना, सवा चिराजे, है ना, सवा चिराजे। सोचना ऐसा मत सोचो कि जे में तो वो जे आता है फलना फलना, ऐसे कोई दिमाग नहीं लगाना अपन को, अपना काम है, अपन को सीखना है। तो ट्रिक ऐसी जो मज़ेदार हो, सवा चिराजे। सवा चिराजे का मतलब ये हुआ, से का मतलब तो हो गया सतलज। अच्छा इसकी मैं यहाँ लिख दूंगा ना, इससे बढ़िया यहाँ लिख दूंगा अभी फुल फॉर्म इसकी, तो ध्यान नहीं रखना, सवा चिराजे पंचनद की ट्रिक है। ये लेफ्ट साइड में चलता है इसके सिंधु के, इंडस के, बहुत खास है ये। अब सुनो इसकी क्या ट्रिक बनेगी कि दाशी जा सवा चिराजे, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। सवा चिराजे का मतलब क्या है? पंचनद। कहीं साइड में लिख लेना, सवा चिराजे का मतलब क्या है? पंचनद है सवा चिराजे का मतलब, ये अलग से याद करना है, समझ गए क्या? सवा चिराजे का मतलब पंचनद। अब आओ इधर, मैंने कहा दाशी जा सवा चिराजे, इसका मतलब दाशी का मतलब दाशी को भेजा है कि जाओ आप सवा चिरा के ले आओ, मतलब सवा चिराजे, दाशी जा सवा चिराजे।
अब ये बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जो मैंने लिखी, अच्छा मैंने रेड पेन से लिखनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, रेड से मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। दा का मतलब हो गया द्रास, द्रास, DRAS, ठीक है। या फिर कभी कभी DRR भी लिखा रहता है या DRAA भी लिखा रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप उनको समझ जाओगे आप। द्रास हो गया। सी से हो गया शिगार, शिगार, SHIGAR, शिगार। जा से हो गया जास्कर, जास्कर, ठीक है, ZASKR, ये Z है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, जोस्कर या जास्कर, एक ही बात है। सवाचिराजे, ये है पंचनद, ध्यान रखना ये पंचनद है, 5 नदियों का समूह, ठीक है, 5 रिवर का एक सिस्टम, तंत्र। से का मतलब सतलुज, कभी कभी सतलुज लिखा रहता है, कभी कभी सतलज भी लिखा रहता है, एक ही बात है, SATLUJ, ठीक है, सतलुज, इसलिए वैसे इस इंग्लिश के हिसाब से सतलुज सही है। फिर वा से हो गया व्यास, ठीक है, और ची से हो गया चिनाब, रा से हो गया रावी, जेब और झंडा वाला, उससे हो गया झेलम। ये 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी और झेलम, ठीक है। व्यास की स्पेलिंग है BEAS, क्या लिख, इस पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं, व्यास की स्पेलिंग थोड़ी ऐसी कर लेना, ठीक है। और चिनाब हो जाएगा CHENAB, रावी, और ये हो गया आपका JHELAM, झेलम, UM है, सॉरी, JHELUM, ये हो गया आपके झेलम। ये था मेरी आज की ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार। बताओ कितनी नदियाँ याद कर लिया आपने? 5 तो ये, 6, 7, 8, 11, वो मतलब लगभग 20 रिवर याद कर ली। एक और है, वो हालांकि इसी द्रास से ही, यहीं इसी के आसपास की रिवर है, वो ट्रिक में नहीं है, हालांकि वो एग्जाम में भी पूछ नहीं गई, छोटी सी रिवर है। क्योंकि ये देखो खूब सारी नदियाँ ऐसी होती है जो नदियों की भी नदियाँ हैं, और ज़्यादा सहायक छोटी मोटी नदियाँ नाले होते हैं, उनको पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और वो आती भी नहीं है। एक्चुअल में तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी 4-5 लिखी जाती है। जैसे अपन जो रिटन एग्जाम देंगे ना, तो उसमें कोई ऐसे लिख देते हैं कि इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियाँ, 4-5 लिख दी, फुल मार्क्स। लेकिन आप तो इतना पूरा सीखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव में इनमें से पॉइंट आउट किया जाता है, तो उसके लिए भी अपन को तैयार रहना है, ठीक है। और वो अब चाहो तो लिख लेना कहीं साइड में, वो है गास्टिंग, ठीक है, गास्टिंग, गास, ये एक्स्ट्रा है, कोई दाएं बाएं की इसमें कोई कंफर्म नहीं है, वैसे तो दाएं लेफ्ट हैंड की होनी चाहिए। गास्टिंग रिवर NCERT के अंदर दे रखी है, और कोई खास बात नहीं है, गास्टिंग बस आपकी बुक में दे रखी है, इसलिए मैं लिखवा दिया, बाकी हमारे नोट्स में तो ये है नहीं। और तो ये चीज़ हो गई, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसका आज एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब मेरी बात सुनना, ये आज आप मुझसे प्रोमिस कर रहे हो कि आज का आज याद करोगे आप, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी पर, जिसकी मैं पूरी PhD कराऊंगा, एक एक नस चेक करेंगे फिर से कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, मैप में भी शो करेंगे, थोड़ी इसकी पंचनद, 5 नदियों के बारे में पढ़ना है, इन 5 के बारे में पढ़ना है। ये 5 हमारे ही पढ़नी होती है और आपको पढ़नी होती है, और बाकी रिवर का सिर्फ नाम याद करना होता है, लेकिन इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचनद ये कौन सी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये सब पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से, सब कुछ डिटेल्स हैं। फिर ये एक वीडियो के अंदर ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वापस से एक ट्रिक का वीडियो होगा, फिर उसकी थ्योरी होगी, ये सिस्टम होगा अपना, ठीक है। मतलब पहले गंगा नदी का ट्रिक होगी, गंगा रिवर की, और फिर गंगा की थ्योरी, ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिक, फिर ब्रह्मपुत्र की थ्योरी। बहुत ही शानदार वीडियो है, एक से बढ़े एक आएंगे, और आपको मेहनत का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। अच्छी मेहनत करना, आज का आज याद करना। अभी 1 घंटे बाद फिर वीडियो आएगा, ठीक है, ओके।